नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से है, बिल्कुल एकदम चल रही होगी। आज मैं जो आपके समक्ष वीडियो लेकर गया हूँ उसमें मैं आपको एक ही शॉट में आपके 8 नंबर 3 नंबर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा ही चांस है, उसकी वीडियो लेकर के मैं आज आपके समक्ष आ चुका हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो है लगातार जो हमारा 21 तारीख से जो है शुरू हुआ था और 29 तारीख तक जो हमारी ये जो है रथ जो है बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप 21 तारीख से ये लगातार अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके जो है गारंटी ले सकता हूँ कि आपके जो हिस्ट्री में जो बहुत अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो है आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो आपका है 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के जमींदारों की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित किया गया, स्पष्ट कीजिए। और मैं जो आपको जो ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ, ये जो आपके जो पिछले जो आपके 2009 से लेकर 2022 तक के जितने भी बोर्ड हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए आपका वो सारा क्वेश्चन होने वाला है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के जमींदारों की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित किया गया, उसको आपको क्या करना है यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो हमें यहाँ पर क्या बताने कि जमींदार जो थे बंगाल के, उन पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार नियंत्रण किया था उसके बारे में हमें यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए आंसर की तरफ जो है यहाँ पर हम सब चलते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जमींदारों की सैन्य टुकड़ी को भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को क्या कर दिया, भंग कर दिया। जो उनके पास जमींदारों के पास जो सेना थी उन्हें क्या कर दिया, उन्होंने भंग कर दिया, उनको एकदम तोड़ दिया। उसके बाद जमींदार से न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। अब जमींदारों के जो पास में न्याय करने की जैसे हो गई, उसके बाद पुलिस जो उनके पास होते थे, ये सब चीज़ें क्या हुई, बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है जमींदारों से छीन ली गई। उसके बाद आपका क्या हुआ, जमींदारों की कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रखा गया। अब क्या हुआ, उनके सारी जो अधिकार थे वो सारे छीन लिए गए और अब क्या कर दिया गया, उन्होंने एक कलेक्टर को जो वहाँ पर घोषित किया, उनके अंदर जो है सारे काम को कर दिए। मतलब ज़मींदारों के अंदर जितने भी काम थे उस जगह को लेकर के अब सारे क्या कर दिए, कलेक्टर के अधीन कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि इन्हीं सब कारण की वजह से क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, ज़मींदारों से उनके सारे अधिकार जो है छीन लिए, उन पर अपना क्या कर लिया, नियंत्रण स्थापित जो है वो कर लिया। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। अगला हमारा है 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक क्या है भूमिका है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि 1857 में जो आपका विद्रोह हुआ था तो उसमें धार्मिक जो है कुछ कारण थे जिसके कारण क्या वो विद्रोह जो है और जो है बढ़ गया। तो उसी के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले लोगों को क्या लगा, ईसाई प्रचार को गतिविधि और धर्मांतरण का खतरा। लोगों को क्या था, खतरा था कि ज़बरदस्ती उन्हें क्या बना दिया जाएगा, ईसाई जो है बना दिया जाएगा, उनके क्या है धर्मांतरण जो है वो कर दिया जाएगा। उसका दूसरा पॉइंट है हमारा, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कंपनी के हस्तक्षेप से असुरक्षा की भावना। अब क्या हुआ, धार्मिक और संस्कृति जो उनकी थी उनके साथ क्या किया जा रहा था, छेड़छाड़ किया जा रहा था। तो लोगों को क्या डर लगा कि अब जो ये जो आपके जो कंपनी है ये सब क्या कर रही है, कंपनी सब क्या कर रहे हैं, उनके धार्मिक और जो सांस्कृतिक जो उनके व्यवहार थे उन सब के साथ क्या किया जा रहा था, छेड़छाड़ किया जा रहा था। उसका धर्म के अलावा सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से पराई, हृदयहीन और दमनकारी व्यवस्था जो है लगातार जो है बनाई जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो यही सब थे आपके कारण। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक। असहयोग क्या था, शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक था। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। इस कथन की व्याख्या असहयोग आंदोलन के प्रभाव के संदर्भ में लिखी। हम कह सकते हैं असहयोग आंदोलन से क्या हुआ, लोगों की नौकरियां चल गई, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, नकारात्मक। लेकिन इसका प्रभाव क्या था, ये अंग्रेजों के विरोध में था, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सकारात्मक। तो इसी के बारे में हमें यहाँ पर जो है बताना है। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। असहयोग से पहले गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में सफलतापूर्वक क्या स्थानीय आंदोलन किए। तो अब इनके कारण क्या हुआ, लोगों को जो है गांधी जी पर विश्वास होने लग गया इन सब आंदोलन के सकारात्मक प्रभाव के कारण। अब रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन और एक सच्चे राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरना। अब क्या हुआ कि गांधी जी क्या हुए, एक रोलेट एक्ट के खिलाफ जो इन्होंने आंदोलन चलाया, फिर क्या हुए, एक सच्चे राष्ट्रीय नेता के रूप में क्या हुए, गांधी जी उभरने लग गए।
अब गांधी जी के अनुसार असहयोग का ठीक से पालन किया जाए तो भारत एक वर्ष के अंदर क्या हो जाएगा, स्वराज को प्राप्त कर लेगा। अब उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी जो है अगर असहयोग आंदोलन जो अगर आप जनता जितनी भी है वो अगर बढ़िया से चला लें तो क्या होगा, भारत जो है एक वर्ष के अंदर ही क्या हो जाएगा, आज़ाद जो है वो हो जाएगा। अब असहयोग आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार किया। अब हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि असहयोग आंदोलन किस प्रकार आगे बढ़ा। तो सबसे पहले क्या करा लोगों ने, जो विद्यार्थी थे हो गए, लोग हो गए, उन्होंने क्या करा, स्कूल और कॉलेजों से क्या कर लिया, अपना नाम जो है कटवा लिया, बहिष्कार उनका कर दिया। वकीलों ने अदालत जाना छोड़ दिया। मतलब पूरा का पूरा जो है सभी लोगों ने क्या करा, मिल करके जो है असहयोग आंदोलन को बढ़ाया। और वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया, जिससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। मतलब सभी लोग जो क्या हड़ताल पर चल गए, लोगों ने काम नौकरी छोड़ दी, तो क्या हुआ, 70 लाख दिवस मतलब 70 लाख दिन का क्या हुआ, नुकसान जो है काम का वहाँ पर हो गया। उसके बाद देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। मतलब और भी लोग जो हैं देहाती जो थे वो सब भी क्या हो रहे थे, गरीब लोग जो थे, मजदूर हो गए, ये सब भी क्या हुआ, इन्होंने एकदम बढ़ चढ़ के जो है इन सब चीज़ों में भाग लिया। उसके बाद उत्तरी मतलब आंध्र प्रदेश जो है उसके जो उत्तर भाग के जो लोग थे उन्होंने क्या करा, जो पहाड़ी जनजाति थे उन्होंने क्या करा, वन कानून का अवहेलना कर दिया। मतलब जो अंग्रेजों ने जो वन्य कानून बनाए थे, वन के ऊपर में जो कानून बनाए थे उनको क्या करने लगे, अब तो वो तोड़ने लगे, उसका क्या करने लगे, अवहेलना करने लगे। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाया। अब क्या करा, अवध के जो किसान थे उन्होंने क्या करा, कर चुकाने से मना कर दिया। उन्होंने बोला जो नहीं, हम कर आपका नहीं देंगे। मतलब अंग्रेजों को रीढ़ जो है बिल्कुल तोड़ने की जो यहाँ पर प्रयास किया गया। उसके बाद कुमाऊं एक जगह है, उसके किसानों ने क्या करा, औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। अब उन्होंने क्या कहा, हम जो है आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। मतलब लोगों ने क्या करा, हर एक चीज़ का जो बहिष्कार करा, इसलिए स्वराज प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर आपको यही सब जो है असहयोग आंदोलन के बारे में जो है आपको यहाँ पर बताना था कि वो देखने में तो नकारात्मक लग रहा है, लेकिन क्या है, उसके प्रभाव जो है सकारात्मक मिल रहे हैं। अब चलते हैं हम सब अपने अगले प्रश्न पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें जो है प्रोत्साहन मिले और आपके लिए हम अच्छी से अच्छी वीडियो जो है ले करके आते रहें। और आपको मैं ये भी बता दूं, जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो आएगी आपकी मैप से रिलेटेड। आपके जितने भी महत्वपूर्ण मैप हैं, आपके जितने भी चैप्टर हैं, उसके सारे मैप जो हम आपको वन शॉट वीडियो में जो है कराने का प्रयास करेंगे और एकदम अच्छे से। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले क्या है, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना का हमें विस्तार से यहाँ पर वर्णन करना है। मतलब हमें जो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना का विस्तार, मतलब जो वहाँ पर मतलब योजना जो थी, नगर निर्माण योजना, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना। और आपको मैं ये बता दूँ, अभी जब जितने भी क्वेश्चन जो आपको मैं आज करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे जो है पिछले बोर्ड में जो है, बोर्ड के परीक्षा में 2009 से 22 तक के आपके प्रश्न है तो पूछे गए। इसलिए आप जो है सारे क्वेश्चन को जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मान सकते हैं, कोई सा भी जो है रिपीट हो सकता है। तो अब चलते हैं हम सब उत्तर की तरफ कि हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना क्या था। हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के एक क्या है, नगरीय सभ्यता है, क्या है, विकसित सभ्यता थी ये बिल्कुल। अब यहाँ की जो बस्तियाँ थी वो 2 भागों में विभाजित थी, जिसे हम जानते हैं दुर्ग और निचला शहर। सड़कें जो थी ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। सड़कें जो बनाई गई थी वो कौन से पद्धति पर थी, ग्रिड पद्धति पर, ग्रिड है ना। तो आपको 1 नंबर में जो है यहाँ पर इसको याद भी कर सकते हैं, 1 नंबर में ही पूछ सकते हैं। पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई नालियाँ थी, जल निकास का उत्तम प्रबंध था यहाँ पर। उसके बाद विशेष प्रकार के भवनों के निर्माण, जैसे स्नानागार, अन्नागार इत्यादि, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है बने थे, भवन थे बहुत बड़े बड़े। घरों की नालियाँ गली की मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी, मतलब जो मेन नाली थी उससे, जिसके कारण क्या होता था, पानी जो है जल्दी से निकास हो जाता था। पक्की ईंटों तथा मिट्टी से बने मकान थे। 2 मंजिला मकानों का निर्माण जो यहाँ पर किया जा चुका था। ऊपर की मंजिलों पर जाने के लिए सीढ़ियाँ का प्रयोग जो यहाँ पर किया जाता था। तो ये सब चीज़ें जो थी क्या थी, हड़प्पा सभ्यता की क्या थी, विशेषता थी। तो आप ये सब विशेषता में लिख सकते हो। और नगर निर्माण योजना की विशेषता थी, ये सब चीज़ें जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम सब अगले पर। और आपको मैं ये बता दूं इन सब चीज़ों के बारे में, जो हर क्वेश्चन के लास्ट में जो हमने क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके जितने भी पेज नंबर पे है उसको हमने लिख दिया है। तो आप जो है इसके लिए और विशेष रूप से जो है आप जाके इन एनसीईआरटी पेजों पर जा करके पढ़ सकते हैं। हालांकि अगर आप इन सब चीज़ों को भी देख ले तो आपका जो है सारा चीज़ जो है क्लियर जो है बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर जा करके देख सकते हैं। उसका चलते हैं अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक एवं धार्मिक विशेषताओं का यहाँ पर हमें क्या बताना है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी, उसका आर्थिक और धार्मिक विशेषता को यहाँ पर हमें बताना है। तो चलिए चलते हैं हम सब अपने आंसर पर।
आर्थिक संपन्नता तथा धार्मिक विशेषताओं के पर्याप्त साक्ष्य मिले। मतलब हड़प्पा जो था वो धार्मिक विशेषता से भरा हुआ था, संपन्नता जो यहाँ पर हर व्यक्ति के पास थी, आर्थिक रूप से जो सभी मजबूत थे। समाधानों के अध्ययन से समाज में आर्थिक भिन्नताओं का पता चलता है। अब क्या होता है यहाँ पर, हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आर्थिक भिन्नता पाई जाती थी, आर्थिक भिन्नता पाई जाती, क्योंकि समाधान जो था उसमें हम सब देखते थे, जो किसी किसी समाधान में क्या होता था कि जो सोना हो गए, चांदी जवाहरात, जो ये सब आपको देखने को मिले हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं आर्थिक भिन्नता जो यहाँ पर मौजूद थी। महिलाओं तथा पुरुषों आभूषण का प्रयोग करते थे। मतलब महिला और पुरुष दोनों जो यहाँ पर क्या करते हैं, आभूषण का प्रयोग करते थे। आज की तरह उस समय भी स्वर्ण एक कीमती वस्तु थी। मतलब वहाँ पर भी उस समय भी क्या थी, सोना जो था वो कीमती वस्तु था। हालांकि अब बहुत ज़्यादा हो गया, उस समय उतना नहीं था। कीमती वस्तुओं, पत्थर, धातु आदि का अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। मतलब वहाँ पर जो है कीमती वस्तु हो गई, पत्थर हो गए, धातु हो गए, इन सब चीज़ों का जो है उस समय जो है बहुत ज़्यादा क्या होता था, वहाँ पर व्यापार होता था दूसरे दूसरे देशों पे। मुहरों पर अनुष्ठान के दृश्य प्राप्त हुए जो धर्म एवं उपासना के संकेत हैं। मुहर होते थे, उन पर क्या देखने को मिला, अनुष्ठान के जो चित्र हैं उन सब चीज़ों को जो देखने को मिला, जिससे हम कह सकते हैं वहाँ पर धर्म और उपासना जो है वो सब चीज़ें जो वहाँ पर की जाती थी। उसके बाद आभूषणों से लदी मृण मूर्तियाँ मिली है, जिन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी जाती थी। मृत मूर्तियाँ को हम सब क्या था, मातृ देवी। मतलब वहाँ पर जो है मातृ देवी वहाँ पर होती थी। कुछ साक्ष्यों से शिव की उपासना भी वहाँ पर मिले। मतलब वहाँ पर जो है शिव भगवान की जो पूजा जो है वो भी वहाँ पर की जाती। तो हम कह सकते हैं ये सारे जो थे वो क्या थे, आपके सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता यहाँ पर ये सारे आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषता बतानी है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी विशेषता हमें यहाँ पर जो है बताना है। तो चलिए चलते हैं हम सब अपने आंसर पर। सबसे पहला आंसर है आपका, एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। मतलब यहाँ पर क्या था, एक केंद्रीकृत था। मतलब यहाँ पर एक राजा होगा, उसके बाद उसके अंदर में जो लोग काम करते थे, नए नए जो भी वहाँ के जो मेन लीडर होते थे वो सब भी वहाँ पर काम करते थे। और यहाँ पर जो है सब मिल करके क्या, एक दूसरे से मिल करके जो है विचार विमर्श करके जो है किसी भी चीज़ का फैसला लिया जाता था। उसका सत्ता के 5 राजनीतिक केंद्र थे। क्या थे यहाँ पर, 5 राजनीतिक केंद्र थे। केंद्र सबसे पहला था आपका पाटलिपुत्र, फिर तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ये जो थे प्रमुख 5 जो वहाँ के जो महाजनपद था आपका, उसके जो है क्षेत्र थे। उसका सड़क मार्ग हो गया, नौसेना का विकास करके सुदूर केंद्रों तक नियंत्रण था। मतलब यहाँ पर जो है सेना भी थी, सड़क मार्ग के माध्यम मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे सड़क बने हुए थे। इन सब चीज़ों से क्या होता था, पूरे जो है महाजनपद की क्या की जाती थी, रक्षा की जाती थी। प्रशासनिक नियंत्रण के लिए संगठित सेना का संगठन था। धर्म के द्वारा जनता तक पहुंचना था। मतलब धर्म की जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है व्यवस्था की गई थी। न्यायालय की स्थापना थी, मतलब लोगों को न्याय मिलता था। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, मंत्री हो गए, उसके सचिव हो गए, इन सब चीज़ों की यहाँ पर नियुक्ति की जाती थी। वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हेतु व्यवस्थित कार्य प्रणाली थी। मतलब लोगों से कर भी लिया जाता था यहाँ पर, जिससे वित्त व्यवस्था जो टैक्स लिया जाता था, जिससे क्या हो, अच्छी व्यवस्था चलते रहे। सैन्य गतिविधियों का उचित संचालन था। यहाँ पर जो है सेना का जो है उचित रूप से जो है यहाँ पर प्रयोग अच्छे से उनका क्या हो जाता था, संचालन किया जाता था। तो ये सब क्या थी, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की जो विशेषता यहाँ पर थी। अब चलते हैं हम सब अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, महाभारत कालीन भारतीय सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता यहाँ पर बतानी है। मतलब महाभारत का जो काल चल रहा था उस समय सामाजिक जीवन जो वहाँ पर लोग जो थे उनकी विशेषता यहाँ पर हमें बतानी है। उस पर हमें क्या लिखना है कि निबंध जो है, टिप्पणी यहाँ पर हमें देना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो आपका क्या था, वहाँ पर वर्ण व्यवस्था था। यहाँ पर आपका वो पॉइंट नहीं है, मिस हो गया है। सबसे पहले वहाँ पर क्या था, एक वर्ण व्यवस्था था। वर्ण मतलब ब्राह्मण हो गया, फिर क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। इन सब चीज़ों में क्या थी, आपकी व्यवस्था थी। अब वर्ण के अनुसार सामाजिक कार्यों का बंटवारा भी था। वहाँ पर क्या था, वर्ण के हिसाब से क्या था, कार्यों का जैसे ब्राह्मण का काम क्या था, शिक्षा देना। क्षत्रिय का काम था युद्ध लड़ना। वैश्य का काम था व्यापार करना। और शूद्र का काम क्या था, तीनों वर्ण जितने भी थे शुरू के, उनकी क्या करना था, जो है सेवा करना था। तो आपसे सीधा वर्ण व्यवस्था पर 2 नंबर में आ सकता है, तो इसलिए आप इसको याद कर लें। उसके बाद पितृ प्रधान समाज था। वहाँ का व्यवस्था कैसा था, पितृ मतलब पिता जो होगा, जैसे कि लड़का जो होगा वो जो बोलेगा वही व्यवस्था वहाँ पर चलेगी। उनकी जो आखिरी फैसला जो है उन्हीं का माना जाएगा। उसके बाद विवाह के नियमों में सर्वमान्यता थी। मतलब वहाँ पर ये व्यवस्था थी जो एक गोत्र में जो है विवाह नहीं होगा। तो विवाह को लेकर भी वहाँ पर क्या था, नए नियम थे। स्त्री के गोत्र संबंधी नियम थे, है ना, कि अगर मान लीजिए स्त्री और पुरुष जो एक ही गोत्र के हैं तो क्या होगा, उन दोनों में शादी नहीं होगा। समाज में पुत्र कामना पर बल देता था। मतलब समाज में जो है पुत्र को सिर्फ जो बाहर काम करने का जो यहाँ पर अधिकार था।
उसके बाद सामाजिक विषमताएं थी, समाज में जो है बहुत प्रकार की क्या थी, विषमता पाई जाती थी, अस्पृश्यता, छुआछूत जो है ये व्यवस्था वहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, तो यही सब आपके क्या थे, महाभारत काल की जो विशेषता थी। उसके बाद अब हम चलते हैं जैन धर्म की उत्पत्ति, शिक्षाएं और विस्तार की जानकारी। यहाँ पर हमें जैन धर्म की उत्पत्ति किस प्रकार, उसके बाद उनके क्या शिक्षा थे और किस प्रकार उन्होंने अपने धर्म को जो आगे बढ़ाया, उसके बारे में हमें यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जैन धर्म के मूल सिद्धांत। मतलब जैन धर्म जो है मुख्य प्रचलित कब से हुआ, वर्धमान महावीर के जन्म से पूर्व 6वीं ईस्वा पूर्व में प्रचलित थी। उसके जैन धर्म जो था वो क्या था, उसके जो मूल सिद्धांत आए थे वो कब आए थे, महावीर जो आए थे, जन्म जो हुआ था उनके जन्म से 6वीं ईसा पूर्व में, मतलब 6वीं ईसा पूर्व मतलब हुआ लगभग 600 साल पहले उनके जन्म से जो है वो जो है जैन धर्म आपका आ गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है महावीर का जब जन्म हुआ वहीं से क्या हुआ, जैन धर्म जो है ज़्यादा प्रचलित हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर लोग आप मुँह से ही सुनोगे, जैसे पूछेगा जैन धर्म के बारे में तो वो सीधा जो है महावीर के बारे में आपको बताएगा। उसके बाद महावीर के पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे और 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। तो आप जो है एक नंबर में आपका आ सकता है कि वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। उसके बाद 23वें जो लास्ट थे वो कौन थे, महावीर, वो पार्श्वनाथ थे। उसके बाद आपका आ सकता है कि टोटल कितने तीर्थंकर थे, तो आप लिख सकते हो 23 तीर्थंकर जो वहाँ पर महावीर के थे। और आपका 24वां जो था वो कौन था, महावीर थे, जो आपके सबसे लास्ट में आए थे। तो आप जो है ये सब चीज़ जो है आप याद कर सकते हैं, महावीर के पहले 23 तीर्थंकर थे। उसके चलते हैं हम अगले पर। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने जैन धर्म को तथा इसकी शिक्षाओं को जनमानस तक पहुँचाया। अब उन्होंने क्या करा, मतलब पहले जो जितने भी तीर्थंकर थे, जितने भी उनके क्या थे, मतलब गुरु थे सबसे मेन, तो वो जो थे उन्होंने उतना जो है उनका विचार, मतलब विकास जो है उनके धर्म के बारे में जो है पूरे जगह पर फैला नहीं पाए। लेकिन जब महावीर आए तो उन्होंने क्या करा, पूरा जो है उनकी शिक्षा लोगों को बांटी, उन सब चीज़ों के बारे में, जो उनके धर्म की मान्यता जो थी उन सब के बारे में जो है लोगों को बताया। तो इसलिए महावीर से ही जो है जैन धर्म की जो है पूरा एकदम फैलने का जो है काल जो है शुरू हुआ। उसके बाद जैन धर्म के 5 व्रत थे। क्या थे, मतलब व्रत यहाँ पर आपका वो नहीं है जैसे एक दिन भूखा रहते हैं वो वाला व्रत नहीं है, मतलब 4 नियम थे। मतलब उन्होंने 4 कर्म बोला, ये 4 हमें कर्म जो है करने। सबसे पहले हत्या मत करो, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचार्य रहना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए। मतलब धन हमारे पास हमें उतना ही रखना है जितने का हमें ज़रूरत हो। इसके अलावा अगर हम धर्म को अगर रखते हैं, धन को रखते हैं तो वो क्या है, गलत है। तो ये 5 उनके नियम थे। उसके जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा जो है निर्धारित होता है। वो उन्होंने फिर जैन धर्म की मान्यता ये थी कि जो पुनर्जन्म जो होता है, मतलब कर्म जो होता है वो जन्म और पुनर्जन्म जो है दोनों पर आधारित होता है। मतलब कर्म जो अगर होगा तो वो पिछले जन्म और पुनर्जन्म जो है इन सब चीज़ों पर आपका निर्धारित होता है। इंसानों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधे एवं कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैन धर्म का क्या था, एक केंद्र बिंदु था। मतलब उन्होंने कहा था कि इंसान हो गए, जीव जंतु, ये सब क्या है, इन सबको नहीं मारना चाहिए, ये सब क्या है, गलत है। धीरे धीरे यह भारत के कई हिस्सों में फैल गया। ये सब सारी विचारधारा अच्छी थी तो क्या हुआ, पूरे भारत में जो है ये फैल गया। उसके बाद जैन विद्वानों ने संस्कृति, प्रकृति एवं तमिल जैसी भाषाओं में साहित्य का सृजन किया। उसके बाद जैन धर्म के जो विद्वान हुए उन्होंने क्या करा, जो इन सब का क्या करा, हर भाषा में, जैसे संस्कृत, प्रकृति, तमिल, इन हर भाषा में जो अपने जितने भी नियम कानून थे अपने धर्म के जो है प्रचलन को जो है पूरे विश्व में फैलाया। ठीक है, अब चलते हैं हम सब अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भक्ति परंपरा में स्त्रियों के योगदान को हमें यहाँ पर जो है बताना है कि भक्ति परंपरा जो थी उसमें स्त्रियों के योगदान को जो है हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए हम सब चलते हैं अपने प्रश्न पर, उत्तर पर। अब देखते हैं हम सबसे पहली हमारी जो है भक्ति परंपरा में है मीराबाई। मीराबाई सगुन भक्ति शाखा की कवित्री थी। कृष्ण भक्ति में लीन, मेवाड़ की रानी, पति का राजमहल ऐश्वर्य को त्याग कर क्या कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। तो ये भक्ति परंपरा में स्त्रियों का योगदान है। उसके बाद आपकी अंडाल है, जो कि विष्णु की प्रियसी थी और प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करने वाली एक अलवार स्त्री भक्त थी। उसके बाद कराई काल अमैसार थी, ये नैनार स्त्री थी। कौन थी ये, नैनार, ये शिव की उपासक थी। घोर तपस्या का मार्ग अपनाया, सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। उसके बाद इन सभी स्त्री भक्तों ने अपनी जीवन पद्धति और तथा रचनाओं द्वारा पितृसत्तात्मक आदेशों को चुनौती दी। इन्होंने क्या कहा, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वो जो है गलत है, स्त्री सत्तात्मक भी यहाँ पर
होना चाहिए। आपके ये 3 जो है भक्ति परंपरा में योगदान वाली महिलाएं हैं। तो इन सब पे आपके एक एक नंबर में ही प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आप इसको जरूर ही याद कर लें। अब चलते हैं हम सब अपने अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, विजयनगर प्रशासन में अमर नायक प्रणाली के बारे में हमें यहाँ पर जो है बताना है। प्रमुख राजनीतिक खोज थी अमर नायक प्रणाली, उसके बारे में हमें यहाँ पर आपको बताना है। तो अमर नायक प्रणाली क्या था? एक सैनिक कमांडर होते थे। कौन होते थे? सैनिक कमांडर, मतलब सैनिक जो होते थे उनके मुखिया होते थे, एकता प्रणाली के समान। इनको राय द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिए जाते थे। राय जो होते थे उनके द्वारा जो है इनको क्षेत्र दिया जाते थे कि आपको इन क्षेत्रों में है जो है शासन करना है। अमर नायक उन क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से कर वसूलते थे। इनका काम क्या होता था? किसान हो गए, शिल्पकर्मी हो गए, उसके बाद व्यापारी जो होते थे उन सबसे क्या होता था? कर वसूलना इनका काम होता था। राजस्व का कुछ भाग अमर नायक अपने व्यक्तिगत उपयोग के तथा घोड़े और हाथियों के दल के रख रखाव के लिए जो है अपने पास रख लेते थे। उसके बाद प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायता करते थे। ये सब क्या करते थे? सेना को जो है मजबूत करते थे। राजस्व का बचा हुआ भाग क्या करते थे? मंदिर तथा सिंचाई के साधनों के रख रखाव के लिए यहाँ पर जो है वो करते थे। तो अमर नायक प्रणाली जो है आपका यही है। अब आपका 5वां पॉइंट है, अमर नायक जो होते थे ये राजका को वर्ष में एक बार भेंट देते थे। मतलब एक बार जो है ये टैक्स जो है देते थे, उसके बाद कुछ ना कुछ जो है भेंट स्वरूप जो है ये जो राजा के पास जाते थे तो ये जा करके देते थे। स्वामी भक्ति दर्शाने के लिए दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित रहते थे। अब स्वामी कौन होंगे? वहाँ के राजा। वो क्या करते थे? भक्ति दर्शाने के लिए क्या करते? दरबार में खुद उपहार लेने के लिए वहाँ पर रहते थे। 17वीं 19वीं शताब्दी में इनमें से कई ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। इन्होंने क्या करे? अमर नायक जो थे उन्होंने क्या करी? अपनी सत्ता को बढ़ाया और क्या करा उन्होंने जो है अपने आप को जो है सरकार के मतलब राजा के रूप में जो है अपने आप को कई राज्यों में, स्वतंत्र राज्यों में क्या करा? अपने आप को स्थापित किया। राजा द्वारा समय समय पर अमर नायकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया करते थे। राजा क्या करते थे? एक जगह उसे टिकने नहीं देते थे। क्या करते थे? उसे एक जगह से दूसरे जगह जो है स्थानांतरित करते रहते थे। अब चलते हैं हम सब अपने अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की प्रमुख विशेषता हमें यहाँ पर बतानी है। मतलब विजयनगर साम्राज्य था उसकी प्रमुख जो विशेषता थी मंदिरों की, उसके बारे में हमें यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए चलते हैं हम सब विशेषता पर। विजयनगर के मंदिरों की प्रमुख विशेषता जो है हमें यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहली जो थी वो थी, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहित दिया। मतलब उन्होंने क्या करा? विजयनगर के जो शासक थे अपने आप को क्या करा? ईश्वर से जोड़ा, मंदिर निर्माण किया। इन सब से वो ऐसा इसलिए करते थे जो जनता के दिल में जो है वो हमेशा बसे रहें, इसलिए वो जो है मंदिर निर्माण हो गया, ईश्वर से जुड़े रहते हुए काम जो है वो करते रहते थे। मंदिरों के रखरखाव व कुशल संचालन के लिए भूमि अनुदान व धन दौलत आदि दान देने की व्यवस्था थी। मतलब उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी थी जो कोई भी व्यक्ति आकर के क्या कर सकता था? धन दौलत दान दे सकता था, भूमि अनुदान भूमि दे सकता था। उसके बाद राजा भी जो है वो इन सब चीज़ों में लगातार धन दौलत जो है लगाते रहते थे। उसका चलते हैं अगले पर। पल्लव, चालुक्य, होयसाल और चोल राजवंशों के राजाओं द्वारा बनवाए गए मंदिरों के पुरावशेष भी मिले हैं। अब क्या हुए हैं कि इनके जो है मतलब अवशेष भी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा विजयनगर में। हेमकूट की पहाड़ियों से कई धर्मों की पूजा स्थलों के अवशेष मिले हैं। मतलब यहाँ पर कई धर्मों के जो है पूजा स्थल आपको देखने को मिल जाएगा हेमकूट में। मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में थी। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर समाज के हर व्यक्ति, सांस्कृतिक हो गया, हर संस्कृति का मंदिर था, और उसके बाद आर्थिक रूप से भी जो है वो केंद्र जो है मंदिर माना जाता था। उसके बाद शिक्षा केंद्रों के रूप में मंदिरों की पहचान, मतलब मंदिरों में शिक्षा भी दी जाती थी। मंदिरों में गोपुरम का निर्माण राजाओं की शानो शौकत के प्रमाण थे। मतलब जितना बड़ा जैसे गोपुरम हो गया, इन सब चीज़ों से क्या होता था? उस राजा की शक्ति का वहाँ पर हम मतलब पता चलता था। मंदिर स्थापत्य कला की अन्य प्रमुख विशेषता मंडप हो गया, विशाल स्तंभ हो गए, गलियारे हो गए, ये सब क्या है? मंदिरों की विशेषता थी। विरूपाक्ष मंदिर, अब यहाँ पर आपको मंदिर कुछ बताएंगे। जैसे विरूपाक्ष मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। विट्ठल मंदिर राजा कृष्णदेव राय ने 16वीं शताब्दी में बनवाया। हम्पी के रथ मंदिर को आरबीआई ने 50 रुपये के नोट पर अंकित किया है। हम्पी का जो रथ मंदिर है उसको आप देख सकते हैं 50 के नोट पर जो है अंकित कर रखा है। उसके बाद विट्ठल मंदिरों को भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल जो है किया गया है। विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर दोनों को जो है यहाँ पर यूनेस्को ने जो है मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंदिर जो है घोषित कर रखा है। अब हमारा अगला प्रश्न है,
विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में चौंकाने वाले तथ्य, इसकी जल संपदा तथा किलेबंदी की आप यहाँ पर व्याख्या हमें करना है कि उसकी किलेबंदी व्यवस्था जो है विजयनगर की, उसके बाद वहाँ के जो जल संपदा है, जल निकास प्रणाली है, उन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो अब सबसे पहले देखते हैं विजयनगर की भौगोलिक स्थिति। यह नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर दोआब में फैला हुआ है। विजयनगर कहाँ पर है आपका? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी जो है उसके बीच में है। और ये कौन से दोआब में आता है आपका? रायचूर दोआब में जो है ये विजयनगर आता है। तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित यहाँ की एक प्राकृतिक कुंड भी है। यहाँ पर है तुंगभद्रा नदी के कारण जो यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है जो कि प्राकृतिक है। ग्रेनाइट की पहाड़ियों शहर के चारों ओर करघनी की सदृश्य है, मतलब ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकार नदी में मिलती है, मतलब पहाड़ियों से जो जलधाराएं निकलती जो कि जाकर के कहाँ पर मिलती है? नदियों में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद जल संपदा के बारे में हम आपको बताते हैं। अब जल संपदा जो है आपका, विजयनगर का क्षेत्र प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है। विजयनगर जो है वो क्या है? प्रायद्वीप के जो क्षेत्र हैं उसमें सबसे शुष्क सूखा शहर में से एक है। कृत्रिम जल संपदा की व्यवस्था की गई। यहाँ पर जब पैसा नहीं है, वो पानी नहीं है, सूखा है, तो यहाँ पर क्या है? कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित जो है यहाँ पर जल संपदा जो है आपको देखने को मिलता है। जल धाराओं के साथ बांध बनाकर अलग अलग आकार की हौज बनाई गई है। कमलपुरम जलाशय जो आपको देखने को मिलेगा, हिरिया नहर है, कृष्णा तथा तुंगभद्रा प्राकृतिक जलाशय आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद किलेबंदी की व्यवस्था देखते हैं। दुर्गों की 7 पंक्तियां, यहाँ पर खेतों का घेराव किया गया है। नगरीय केंद्र व शासकीय केंद्र को घेरना। दुर्ग में प्रवेश द्वारा सड़कों भी होती है। यहाँ पर अब्दुल रज्जाक समरकंदी द्वारा किलेबंद का वर्णन किया गया है। बाहरी दीवार शहरों के चारों ओर बनी पहाड़ियों में आपस जोड़ती है। उसके बाद राजगिरी संरचना थोड़ी सी शुंडाकार है, ईंटों का फनाकार थी। यहाँ पर क्या है? जोड़ने के लिए किसी भी मिट्टी या गारे का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं, मतलब सीमेंट वगैरह का इन सब चीज़ों में इस्तेमाल नहीं किया गया। विशाल अन्नागार आपको किलेबंद के रूप में देखने को मिलेगा, मतलब पूरा जो है घेरा हुआ है। यहाँ पर जो है कोई भी बाहर आक्रमण नहीं कर सकता था। पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला दीवार है, इन सब चीज़ों के बीच में क्या होती थी? खेती जो आपकी की जाती थी। उसके बाद आपका दूसरे किलाबंदी नगर केंद्र के आंतरिक भागों के चारों ओर बनी हुई है। तीसरी किलाबंदी से राज्य के केंद्र को घेरा गया है। महत्वपूर्ण इमारतों को भी यहाँ पर घेरा गया है। कृषि क्षेत्र की किलाबंदी की गई है। लाभ, युद्ध के समय शत्रु द्वारा घेराबंदी की गई महीनों या वर्षों तक चलती है। उसके बाद जो घेराबंदी की जाए जिसके लाभ है, कृषि भूभाग को शत्रुओं से बचाने के लिए जो है किलाबंद किया गया। हानि, यह एक खर्चीला प्रणाली है। अब हानि भी है इसका क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा ही पैसे जो है आपको लगते हैं। उसके चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा आईने अकबरी के बारे में जो हमें यहाँ पर बताना है। तो आईने अकबरी क्या है? अकबर के हुक्म पर अबुल फजल द्वारा रचित। आईने अकबरी किसके द्वारा रचना की गई थी? आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद पूर्ण हुई, मतलब 5 बार इसको जो है संशोधन किया गया और 1898 में जो है बन कर के आईने अकबरी बिल्कुल तैयार हो गई। अकबरनामा की 3 जिल्दों में जो है आईने अकबरी थी। 3 जिल्दों में जो इसको विभाजित किया गया था। आईने अकबरी को शाही नियम, कानून, सारांश, साम्राज्य के कई राजपत्र की सूरत में संकलित यहाँ पर किया गया था। अब क्या हुआ? आयन की विषय वस्तु क्या क्या थी? दरबार प्रशासन होगा, सूबों की पेचीदा तथा आंकड़ेबद्ध सूचनाएं, सरकार के तमाम विभागों तथा प्रांतों के बारे में, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रिवाज इसमें थे, प्रांतों का भूगोल था, राजस्व के स्रोत, सेना का संगठन किस प्रकार करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है इसमें आपको देखने को मिलता है इन्हें अकबरी में। अब चलते हैं हम सब अपने अगले प्रश्न पर। अगला हमारा है, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आकर बसने लगे। संथाल जो थे वो क्या करने लग गए? अब पहाड़ियों में आकर क्या करने लगे? बसने लग गए राजमहल के। तो इस संदर्भ में अंग्रेजों की प्रतिक्रिया का मतलब, अब जब बसने लग गए तो अंग्रेजों ने इसका क्या करा उसके बारे में हमें यहाँ पर आपको बताना है। चलिए देखते हैं अंग्रेजों ने क्या करा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं लगातार। तो आप भी थोड़ा सा जो है सब्सक्राइब करके जो आप भी मेहनत का जो है फल हमें दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर। अब चलते हैं हम सब अपने अगले प्रश्न पर। 1780 के दशक के आसपास क्या हुआ? संथालों का बंगाल क्षेत्र में आगमन। अब जो संथाल थे वो सबसे पहले आए कब आए? 1780 के दशक में, ठीक है। जमींदारों द्वारा खेती के लिए नई नियम, नई भूमि की आवश्यकता। अब क्या हुआ? जमींदार क्या, मतलब उनको खेती करने के लिए नई ज़मीनों की व्यवस्था थी, तो उन्होंने क्या करा? संथालों का फ़ायदा उठाया। भूमि तैयार करने में संथालों का श्रमों का प्रयोग करा। उन्होंने क्या करा? उनका उपयोग करा। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा संथालों को महलों में बसने का निमंत्रण दिया। उन्होंने क्या कहा? आ जाओ हमारे पास, आप जो है यहाँ पर आए हो। तो ये क्या थे? पेड़ पौधे के विरोधी थे। ये सब क्या चाहते थे? पेड़ पौधे को काटते थे।
तो इन सब चीज़ों को लेकर के उन सब ने देखा और उनको ऐसे भी ज़मीनों की आवश्यकता थी, तो इनका फ़ायदा उठाया, उन्होंने इनको निमंत्रण भेजा। ब्रिटिश पहाड़ियों को नियंत्रित करने में असफल। ब्रिटिश क्या हुआ, पहाड़ियों को नहीं मना पाए, पहाड़ियों को हल को अपनाने से इनकार, पहाड़ियों ने क्या कर दिया, हल को अपनाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उपरोक्त कारणों से ब्रिटिश व का झुकाव संथालों की ओर हुआ। अब क्या हुआ, पहाड़ियों ने सब चीज़ मना कर दिया भाई, पहाड़ियों ने मना कर दिया, तो अब वो क्या हाथ गए, वो संथालों की तरफ गए। संथाल जो है वो मान गए, क्योंकि संथाल जो थे वो क्या थे, इन सब चीज़ के विरोध में थे। ब्रिटिश की नज़र में संथाल आदर्श बसिंदे, क्योंकि संथालों को जंगल साफ करने से परहेज नहीं था, वो सब जो थे जंगल के विरोध में थे। संथाल का भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतना, संथालों ने क्या करा, पूरी ताकत जो है लगा करके जो है उसको जोतने लग गए। अंग्रेजों द्वारा संथालों को राजमहल की तलहटी में बसने का आदेश दे दिया। 1832 तक जमीनों का काफ़ी बड़ा इलाका दामिन एकोह के रूप में सीमांकित जो है क्षेत्र था। क्या करा, जो है जो संथालों को जो जमीन दिया था वो दामिनी कोह के अंदर जो है आता था, तो इसलिए आप ये जरूर याद कर, दामिनी को संथालों की भूमि घोषित कर दी गई कि इतने इतने क्षेत्रों को जो है कुछ समय में जो है आपको जोतना पड़ता था। संथाल स्थायी किसान के रूप में स्थापित, संथाल जो है वो स्थायी किसान के रूप में जो वहाँ पर स्थापित हो गए। अंग्रेजों के भू राजस्व में संथालों का क्या था, योगदान आपको देखने को मिलता है, मतलब वो जो है टैक्स अब देते थे। अब आपका अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया, इसके मुख्य धाराओं के यहाँ पर उल्लेख हमें करना है। सबसे पहले देखते हैं स्थायी बंदोबस्त तथा स्मरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल में लागू किया गया। क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है 1793 बंगाल में लागू किया गया। और इसमें देखते क्या था, बंगाल के जमींदारों व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य कर वसूलने से संबंधित एक सहमति समझौता था। ये क्या था, बंगाल के जमींदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य कर वसूलने का क्या था, एक संबंधित एक क्या था, सहमति था। जमींदारों को निश्चित राशि पर भूमि दी जाती थी, दी गई, क्या हुआ, उन्हें भूमि दी गई जमींदारों को। जमींदारों की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को भूमि स्वामित्व प्राप्त था, कि अब जो मर जाएगा अगर मान लीजिए जमींदार, तो उसके जो है परिवार के वासियों को मिल जाएगा। जमींदारों को तय की गई राशि को निश्चित समय के अंदर जो है कंपनी को देना पड़ता था। अगर वो कंपनी मतलब कर देने से पहले उनके पास जो है बहुत सारी शर्तें थी कि उस समय से पहले जो उनको देना पड़ता था। देखते हैं हम क्या था, सूर्यास्त कानून, एक कानून क्या था, सूर्यास्त कानून क्या था, के तहत यह राशि तिथि को सूर्यास्त से पहले जमा करनी पड़ती थी। जमा न किए जाने पर जमींदार की जमीन का क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। अगर कोई जमींदार जो है, सूर्यास्त कानून एक ऐसा कानून था जिसमें क्या था, जैसे मान लीजिए कोई तिथि निश्चित है कि इससे पहले आपको कर देना है, और अगर नहीं देते थे तो क्या होता था, उनकी ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाता था। उसके बाद देय राशि की दरें निश्चित, स्थायी व ऊंची जमींदार कंपनियों के समाहर्ता व किसान एक किराएदार के रूप में। राजस्व राशि का 10 से 11वां भाग कंपनी तथा 1 से 11वां भाग जमींदार का था। मतलब मान लीजिए 11, वहाँ पर मान लीजिए 11 ज़मीन में खेती हो रहा है, तो उसमें से 10 ज़मीन के खेती जो है वो अंग्रेज़ों को देना पड़ता था, और सिर्फ एक जो बच गया वो सिर्फ अपने पास ज़मींदार जो थे वो रखते थे। राजस्व की मांग निर्धारित किए जाने पर जमींदारों में सुरक्षा का भाव, ऐसी कंपनी की सोच। अब क्या हुआ, राजस्व की मांग निर्धारित की गई जाने से क्या हुआ, जमींदारों में सुरक्षा का भाव, ऐसी कंपनी की सोच थी कि इससे क्या होगा, जमींदार को जो है सुरक्षा मिलेगी। संपदाओं में उत्तरोत्तर सुधार की अपेक्षा, मतलब जो है इन सब से क्या हो रहा था, अंग्रेज जो है वो सुधार की जो है अपेक्षा कर रहे थे। अब अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है। 1857 का विद्रोह जो है तो बहुत सारे चित्र देखने को मिले, तो उससे क्या पता चलता है, तो उसी को हम सब अब क्या करेंगे, देखेंगे आंसर। अंग्रेजों तथा भारतीय द्वारा तैयार किए गए चित्र विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। इससे हम कह सकते हैं कि विद्रोह कितना खतरनाक था, चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। विद्रोह से संबंध चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून, बाजार प्रिंट उपलब्ध आपको देखने को मिलता है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों का विभिन्न प्रकार की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का पैदा करना। अंग्रेजों ने क्या करा, अपने जैसे कि लोग मार रहे हैं, इन सब चीज़ों का चित्र जो यहाँ पर दिखाया गया है, तो इन सब चीज़ों को जो भावनाओं को जो है चित्र के माध्यम से प्रकट करने का उन्होंने प्रयोग करा है। अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेजों नायकों का गुणगान किया उन्होंने एक चित्र के माध्यम से। उसके बाद 1859 में टॉमस जोन्स बारकर द्वारा बनाए गए चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ के माध्यम से भी चित्र दिखाने का। उसके बाद अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर। औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा से ब्रिटेन की जनता में प्रतिशोध की मांग। जोसेफ नोएल पेंटन के चित्र इन मेमोरियल, इन सब चीज़ों को जो है चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। उसके बाद
तमाम चित्रों में विद्रोहियों का दानव के रूप में चित्रण, दानव का मतलब है कि मतलब बहुत ज़्यादा क्या होते विद्रोही, अब जो है विद्रोह के उसमें आ गए थे, इसलिए वहाँ पर क्या है विद्रोहियों को दानव के रूप में जो है दिखाया गया है। ईसाईयत की सुरक्षा का संघर्ष, इंसानियत की, उसके बाद विद्रोह के हिंसक दमन, प्रतिशोध की आवश्यकता, न्याय पूर्ण ठहराया जाना, इन सब चीज़ों को जो है चित्र के माध्यम से जो आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो विद्रोह जो है आगे बढ़ा था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विद्रोही क्या चाहते थे, विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था। मतलब विद्रोही क्या चाहते थे, इन सब चीज़ों को यहाँ पर आपको स्पष्ट जो है करना है। उसके बाद विभिन्न सामाजिक समूह जो थे उन दृष्टि में कितना फर्क था, उनके जो लोगों थे उनके दृष्टि में क्या क्या फ़र्क था, उसी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखते सबसे पहला क्या था, अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही एहसान फरामोश व बर्बर लोग थे। अंग्रेज़ों की नज़र में जो विद्रोह करेगा वो तो भाई उनकी नज़र में ख़राब हो गई। अब अंग्रेज़ों ने क्या चाहा, विद्रोहियों की आवाज़ को दबाना चाहा। भारतीयों ने विद्रोह के दौरान अपनी आवाज़ दर्ज की, लोगों ने वो आवाज़ दबा रहे थे और ये आवाज़ और उठा रहे थे। ज़्यादातर सिपाही व आम लोग अनपढ़ थे, उनके जो है लोगों ने क्या करा, उनके बीच में जो अनपढ़ थे उन सब चीज़ों को क्या करा, किस प्रकार आगे बढ़ाया। तो उन्होंने क्या करा, जनता मतलब सुन तो सकते थे, बातें समझते थे, विचारों को समझने के लिए उन्होंने घोषणाएं की। उसके बाद इश्तहार एकमात्र सहारा, लोगों से बात कर मिल करके क्या हुआ, उन सब चीज़ों को बढ़ाया। विद्रोहियों के नज़रियों को समझने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं, अब अंग्रेज जो है इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। विद्रोहियों द्वारा जारी की घोषणाओं में जाति और धर्म के भेद किए बिना सभी को जो है एक मिल करके क्या हुआ, विद्रोह करने के लिए लोगों ने वहाँ पर विद्रोहियों ने आह्वान किया। मुस्लिम राजकुमारों व नवाबों द्वारा कई घोषणाओं में हिंदुओं की भावना को ख्याल रखा गया। इश्तहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की जो है संकेत थी, मतलब जो पहले हिंदू मुस्लिम जो एक साथ रहते थे उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया। युद्ध में हिंदू और मुस्लिम दोनों का बराबर नुकसान हुआ। घोषणाओं में ब्रिटिश राज से संबंधित हर प्रतीक खारिज कर दी गई, सारी जो है ब्रिटिश की जितनी भी व्यवस्था सब खत्म कर दिया। अंग्रेजों को हटाकर एक वैकल्पिक सत्ता की तलाश की गई, अपने राजाओं को घोषित कर दिया गया। विद्रोही क्या चाहते थे, इसके बारे में आजमगढ़ घोषणा का एक मुख्य स्रोत आपको देखने को मिलता है। जमींदार वर्ग अपनी जमींदारी व अपने ढंग से शासन करने का क्या अधिकार चाहते थे। जमींदार वर्ग और जमींदारी जो थे वो क्या चाहते थे, अपने ढंग से जो शासन को चाहते थे। व्यापारी वर्ग पर से अनुचित दबाव खत्म, व्यापारी वर्ग जो था उन पर जो दबाव डाला गया था उसे खत्म कर दिया गया। इन प्रकार मतलब वहाँ पर जो है विद्रोह जो है विद्रोहियों ने आगे बढ़ाया। उन्हें देश विदेश में व्यापार करने की छूट मिल दी गई। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह में वृद्धि व ऊंचे ओहदे पर दिया गया। देसी कारीगरों की राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनाती की गई। राजाओं को अपनी रियासतों वापस मिलने के आसार। समाज का हर पीड़ित वर्ग और अपना समान तथा स्थान वापस पाने को इच्छुक था। मतलब ये सब व्यवस्था जो सब सरकार अपनी चलाई गई, तो ये सब व्यवस्था जो है वहाँ पर करी गई थी। अब चलते हैं हम सब अपने अगले प्रश्न पर। अगला हमारा, महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया गया, इसके बारे में जो हमें यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे वो क्या हो गया, अब जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर जो आपको बताना है। तो क्या हुआ कि रोलेट सत्याग्रह से गांधी जी एक राजनेता के रूप में उभरे। सबसे पहले क्या हुआ, रोलेट सत्याग्रह जो हुआ आपका 1919 वाला, उसके कारण क्या हुआ, लोगों के नज़र में जो है गांधी जी आने लगे कि हाँ भाई एक नेता है तो ये जो है हमें सही में आज़ादी जो है दिला सकता है। अब क्या हुआ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया गया। भाई असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। सभी भारतीय ऐच्छिक संबंध पर त्याग किया, न्यायालय से जाना छोड़ दिया, स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन को भी जोड़ दिया। भाई इन्होंने क्या कर दिया, खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था खलीफाओं के द्वारा, उससे भी जोड़ दिया गया। हिंदू मुस्लिम दोनों का एक साथ पाने की आशा कर दी गई। विद्यार्थियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों कॉलेज का बहिष्कार कर दिया गया। वकीलों अदालतों में जाना छोड़ दिया। नगरों कस्बों श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए। देहात आंदोलन शुरू हो गया। उत्तरी आंध्र पहाड़ी जनजातियों ने कानून की अवहेलना कर दिया। अवैध के किसानों द्वारा कर देने से इनकार कर दिया। मतलब आपके असहयोग आंदोलन जो मैंने आपको पहले बताया वही सब चीज़ें आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है। 1922 तक महात्मा गांधी एक जन नेता बन गए। तो आप जो है इन सब चीज़ों को जो है जो मैंने आपको पहले बताया वही आप इन सब चीज़ों में भी आंसर लिख सकते हैं। आपका रिपीट क्वेश्चन है। आपका जो है जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके जो है लगातार बोर्ड 2009 से, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ 2009 से 22 तक में पूछा गया, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें। आपको भी जो है इन सब चीज़ों में भी है वही सब आंसर जो आपको लिखना है। सारे आंदोलन आपको लिख देना है। इसके कारण क्या हुआ, 1915 से लेकर के सबसे पहले 1893 में जो अफ्रीका से जो लौटे थे उसके कारण क्या हुआ था, उसके कारण क्या हुआ जो है इनका जो है वर्चस्व जो है कायम हो गया था। वहाँ पर जो गए थे अफ्रीका में 1893 में, और 1915 में जो है ये जो है वापस आ गए थे। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं। 1905 से 7 तक स्वदेशी आंदोलन जो है उन्होंने चलाया।
प्रमुख नेता लाल बाल पाल जो आप सुनते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल जो थे आपके, ये 3 नेता थे प्रमुख नेता। स्वदेशी आंदोलन अखिल भारतीय चरित्र था, मतलब यहीं से जो आंदोलन शुरू हुआ। उदारवादी नेता गांधी जी, उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने क्या करा, उन्हें कहा कि 1 वर्ष जो है भारत की यात्रा करो, देखो कहाँ पर क्या कमी है। तो 1916 में वो कहाँ पहुँच गए, सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो उन्होंने क्या सबसे पहले जो अपना भाषण दिया, उन्होंने क्या करा, मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से संभव है, तब गांधी जी की मंशा शामिल किया। उन्होंने क्या कहा, अमीरों को जो यहाँ पर आपने बैठाया है, इससे बढ़िया आप गरीबों को पहुँचाते बुलाते, क्योंकि उन्हें जो है सहारे की जरूरत है, इनको क्या सहारे की जरूरत है, ये तो खुद पहले से संभले हुए हैं। अब चलते हैं हम सब अपने अगले प्रश्न पर। उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल न करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कारण बताया। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने, मतलब जो उन्होंने भाषण दिया था उद्देश्य प्रस्ताव में, उनमें लोकतांत्रिक शब्द की जो उन्होंने इस्तेमाल करा नहीं। तो उन्होंने क्या कारण दिया कि, मतलब लोगों ने पूछा जो आपने क्यों नहीं किया इस्तेमाल, तो उन्होंने कारण दिया कि मैंने इसलिए नहीं करा। देखते हैं क्या कारण जो उन्होंने कहा। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की व्याख्या व उनके अधिकारों पर बहस चल रही थी। 17 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर द्वारा पृथक निर्वाचिका के पक्ष में प्रभावशाली भाषण दिया गया। ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित हो, देश की शासन व्यवस्था में मुसलमानों की सार्थकता भूमिका सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका एकमात्र रास्ता है। तो इन सब चीज़ों को जो है आपको यहाँ पर देखने को मिला। इसका आंसर आपका यहाँ पर, आपका क्वेश्चन जो आपको गलत हो गया है, तो इसका आंसर जो है आपका यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखते हैं अगला पॉइंट हमारे, किंतु ज़्यादातर राष्ट्रवादियों का पक्ष पृथक निर्वाचिका की तरफ नहीं था। यह व्यवस्था अंग्रेजों के भारतीयों को बांटने के लिए एक चाल थी। ये मतलब लोग क्या चाह रहे, मतलब सोच रहे थे जो अंग्रेजों की ये चाल है, क्या, किस लिए, भारत को बांटने के लिए। आरबी धुलेलकर का मतलब यहाँ पर आया, क्या आया, आरबी धुलेलकर का। और मैं आपको यही बता दूँ, ये आंसर आपका इस वाले क्वेश्चन का है, इसलिए आपको जो है क्वेश्चन में भटकना नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहीं पर आपको मैं आंसर करवाया था, क्योंकि नीचे भी आपका इसका आंसर है। भारतीय संविधान सभा के अधिकतर सदस्य भारत में पृथक निर्वाचिका के विचार के विरोधी थे। कथन की परख कीजिए। यहाँ पर हमें क्या बताना है, संविधान सभा के अधिकतर जो सदस्य थे वो क्या थे, पृथक निर्वाचिका के विरोध में थे। तो उन सब के बारे में हमें यहाँ पर जो है आपको बताना है। चलिए देखते हैं। 17 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर द्वारा क्या है, पृथक निर्वाचिका के पक्ष में भाषण दिया कि, मतलब यहीं से जो है पृथक निर्वाचिका जो शुरू हुआ। राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व सुरक्षित हो, मतलब उन्होंने क्या कहा, अल्पसंख्यक को जो है राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने दो, उन्हें जो है बढ़ चढ़ करके जो है उनके लिए सीटें रिजर्व की जाए। फिर देश के शासन व्यवस्था में मुसलमानों की सार्थकता भूमिका सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका एकमात्र रास्ता है। तो ये तो आपके बी पोकर जी ने इसके बारे में सहयोग में बोला। अब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इसके विरोध में ही बोला। पहले देखते हैं पहले क्या था, किंतु ज़्यादातर राष्ट्रवादियों का पक्ष पृथक निर्वाचिका की तरफ नहीं था। मतलब ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी थे, जो बड़े नेता थे, उन्होंने क्या करा, पृथक निर्वाचिका क्या करा, विरोध किया। यह व्यवस्था, मतलब लोगों ने किस प्रकार वो विरोध किया, उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों की चाल है भाई, इससे क्या होगा, भारत का बंटवारा हो जाएगा, इसलिए जो है इसको यहीं पर ख़त्म कर दो। तो सबसे पहले आरबी धुलेलकर जो है इसको जो है विरोध के रूप में, यह संरक्षण के नाम पर अंग्रेजों द्वारा खेला गया एक खेल है। तो आपका कथन पर यह आ सकता है कि यह कथन किसने लिखा कि यह संरक्षण के नाम पर अंग्रेजों द्वारा खेला गया एक खेल है। तो ये आपके किसने करा, आरबी धुलेलकर जी ने। उन्होंने क्या कहा, पृथक निर्वाचिका की आड़ में आकर अल्पसंख्यकों को फुसलाया गया है। क्या है, ये एक ऐसा बहाना है जिसके कारण क्या, अल्पसंख्यकों को फुसलाया जा रहा है, इसलिए अल्पसंख्यक जो है इसके विरोध में आए। अब अल्पसंख्यक जो कुछ लोग थे उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने भी कहा जो हाँ भाई ये गलत है। विभाजन के पश्चात राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के बिल्कुल खिलाफ हो गए। इससे निरंतर गृहयुद्ध, दंगों और हिंसा की आशंका थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी क्या करा, इसका विरोध किया। उन्होंने क्या कहा, पृथक निर्वाचिका एक ऐसी विष है जो देश को पूरी तरह राजनीति में समाहित कर देगा। तो आशा करता हूँ आप जो है बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। अब क्या हुआ, अल्पसंख्यक से आपका पृथक निर्वाचिका के बाद अब क्या होगा, अल्पसंख्यक से क्या अभिप्राय है यहाँ पर हमें बताना है। संविधान में उनके हितों की रक्षा क्या कदम उठाए गए उसके बारे में हमें यहाँ पर आपको बताना है। तो अब सबसे पहले है एन जी रंगा के अनुसार क्या हुआ, अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले। उन्होंने क्या करा, अल्पसंख्यक की एक अलग से परिभाषा दी। अल्पसंख्यक की हम परिभाषा क्या जानते हैं, जिनकी जनसंख्या कम है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अल्पसंख्यक उन्हें माना जाना चाहिए जो गरीब और दबे कुचले लोग हैं, उनको ऐसी परिस्थितियों के निर्माण करे जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रभावी ढंग से प्रयोग हो। पाकिस्तानी प्रांतों में रहने वाले हिंदू, सिख, मुसलमानों ही केवल अल्पसंख्यक नहीं बल्कि आम गरीब जनता अल्पसंख्यक है। संविधान सम्मत अधिकार को लागू करने का प्रभावी इंतजाम करे।
रंगा के अनुसार अल्पसंख्यक को सहारे की जरूरत, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। क्या चाहिए? सीढ़ी चाहिए। उन्हें क्या है? सहारे की जरूरत है। देश के मुसलमान अल्पसंख्यक बी पोकर बहादुर की दलील। राजनीतिक व्यवस्था मंग के अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि की मांग की गई। संविधान में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए उठाए गए कदम। अब हम देखते हैं क्या क्या कदम उठाए गए। उन्होंने क्या हुआ? शैक्षिक अधिकार दिए गए। भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण के अनुच्छेद 1930 में विशेष प्रावधान आपको देखने को मिलता है। सभी धार्मिक भाषाएं सामुदायिक अल्पसंख्यक देश के प्रत्येक इकाई अपनी इच्छानुसार कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए स्वतंत्र है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया। अल्पसंख्यकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा, उपासना की स्वतंत्रता दी गई। अवसर की समानता दी गई। सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। तो ये सब जो है संविधान में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए उठाए गए कदम है। तो यही थे आपके जितने भी चैप्टर थे, आपके 14 चैप्टर जितने भी आ रहे हैं, उन सब के सारे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन थे आपको मैंने करवा दिया है। अगर आपने ये वीडियो देख ली होगी अच्छे से तो आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आएंगे। तो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा ये वीडियो क्या था, इंपॉर्टेंट था। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको जो है मैप की वीडियो भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, कल ही करवा देंगे। तो इसलिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि इस सबको क्वेश्चन को निकालने में हमारा लगभग 2 से 4 दिन का समय लगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर जो है लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों को। उसके बाद इस वीडियो को आप क्या करें, बार बार देख सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा, हर क्वेश्चन पे जो एकदम अच्छे से पकड़ बन जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।